फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास टेंथ एनसीईआरटी मैथ बुक पहला चैप्टर रियल नंबर्स। बच्चों, मैं आप सभी लोगों को रियल नंबर्स पढ़ाऊंगा। सीबीएसई वाले बच्चों के लिए मैं शुरू करने जा रहा हूं पहला चैप्टर रियल नंबर्स, और हर चैप्टर बाय चैप्टर, वन बाय वन चैप्टर मैं आप सभी लोगों को पढ़ाऊंगा। तो बच्चों, यहां से रियल नंबर से शुरू करते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं? बच्चों, क्लास 9th में आप सभी लोगों ने रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा है, यानी नंबर सिस्टम में रियल नंबर्स पढ़ा है। तो उसी से कुछ रिलेट करता हुआ यहां पे चैप्टर है रियल नंबर्स। अब 9th क्लास का कुछ हम लोग यहां से 9th क्लास का जो मैंने पढ़ा है उसके लिए थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं आप लोगों के लिए। तो रियल नंबर्स जो होता है, रियल नंबर्स दो चीजों से मिलकर बनता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब हम जानते हैं कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है। बच्चों, यहां पे देखिए, जो हमारे पास रियल नंबर्स होता है वो रेशनल और इरेशनल दो चीजों से मिलकर बनता है। रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकें, यानी रेशनल नंबर्स ये है, इसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकें। लेकिन कंडीशन होती है q इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी जो उसका डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, यानी q का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। और अब यहां से इंफॉर्मेशन ये भी देने जा रहे हैं कि p और q कौन से नंबर्स हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, यानी जो p और q है वो हमारे पास क्या है, इंटीजर्स हैं, यानी वो माइनस में भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए बस। अब यहाँ पे इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर सकें। जैसे √2 है, क्या √2 को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? यहाँ पे यदि √2 को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो √2 है, क्या ये यहाँ पे √2 क्या, यहाँ पे जैसे हम √2 को लिखे ऐसे √2/1। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है कि √2 जो हमारे पास ये नंबर्स है, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है। क्या √2 एक इंटीजर है? नहीं है। जबकि मैंने यहाँ पे आप सभी लोगों को इंफॉर्मेशन दिया है कि जो रेशनल नंबर्स में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। क्या ये √2 इंटीजर्स है? नहीं है। इसलिए √2 को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, यानी √2 को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए √2 हमारे पास क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। √5 इरेशनल नंबर होता है, यानी ऐसे समझ लीजिए जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं वो सामान्यतः क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब यहाँ पे पाई भी इरेशनल नंबर्स है। कुछ बच्चे सोचते होंगे कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो 22/7 तो रेशनल होता है। लेकिन 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 याद रखो बच्चों, ये जो 22/7 होता है ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। दिस इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई। दिस इज नॉट दिस इज नॉट दिस इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई। एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई, ये पाई की कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। कैलकुलेशन के लिए हम लोग ये ले लेते हैं, ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। लेकिन पाई रेशनल नंबर होता है, और जबकि 22/7 ये क्या होता है, ये एक रेशनल नंबर होता है। क्या होता है? ये रेशनल नंबर होता है। चलिए अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। नेचुरल नंबर भी, नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर। whole number, every whole number is a rational number, every integers is a rational number। आ गया समझ में? अब देखिए बच्चों, यहाँ पे प्राइम नंबर की बात करते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं? यानी वो नंबर्स जो ग्रेटर देन 1 हो, विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, यानी वो नंबर्स जो 1 से बड़े हो, वो नंबर जो 1 से बड़े हो, और जो 1 और खुद से डिविजिबल हो, इट सेल्फ डिविजिबल हो, यानी दूसरे नंबर से डिविजिबल ना हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहां पे ले रहा हूं, मेरे पास 11 कोई नंबर है। क्या 11 एक ऐसा नंबर है, 11 एक ऐसा नंबर है जो 11 से डिविजिबल है, यानी अपने से खुद से डिविजिबल, इट्स सेल्फ डिविजिबल, यानी 11 इज डिविजिबल बाय 11 एंड 11 इज डिविजिबल बाय 1, और ये नंबर 1 से भी डिविजिबल होता है।
और किसी से डिविजिबल होता है? नहीं होता है। यानी 11 कैसा है? 1 से मोर देन है। यानी 11 जो नंबर है वो कैसा है? 1 से मोर देन है। और 11 कैसा है? 11 1 और इटसेल्फ से डिविजिबल होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। इसलिए हम इसको प्राइम नंबर कहते हैं। अच्छा, कंपोजिट नंबर में आ जाइए। नंबर ग्रेटर देन 1, यानी वो नंबर्स जो ग्रेटर देन 1, यानी वो नंबर जो 1 से बड़े नंबर्स होते हैं। और क्या उसमें होता है? विच आर नॉट प्राइम, यानी जो प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यानी जैसे यहां पे हम लोग ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जैसे 8 है। 8 जो नंबर्स है ये 2 से भी डिविजिबल हो रहा है, ये 4 से भी डिविजिबल हो रहा है, ये 8 से भी डिविजिबल हो रहा है, और ये हमारे पास किससे डिविजिबल हो रहा है? चलो हम इसको ऊपर दिखाते हैं, क्योंकि नीचे नहीं आप लोगों को दिख रहा होगा, तो इसको हम कंपोजिट नंबर के बारे में ऊपर बताते हैं आप लोगों को कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे समझेंगे। देखिए बच्चों, चलिए, तो आप सभी लोगों को हम कंपोजिट नंबर के बारे में बताने जा रहे हैं। कंपोजिट नंबर यानी वो नंबर्स होते हैं जो 1 से मोर देन हो, वो नंबर्स जो 1 से मोर देन हो और प्राइम नंबर ना हो। कैसे ना हो? प्राइम नंबर ना हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं 8 ले रहा हूं, तो 8 की यहां से देखना, 8 4 से भी डिविजिबल होगा, 8 2 से भी डिविजिबल होगा, 8 1 से भी डिविजिबल होगा, और 8 8 से भी डिविजिबल होगा। चलो मैं इनको छोड़ता हूं, ये भूल जाइए। लेकिन ये 4 और 2 से डिविजिबल हो रहे हैं। क्या 8 जो नंबर्स है कि क्या ये प्राइम नंबर्स है? प्राइम नंबर्स नहीं होता है। मैंने बताया ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो। लेकिन 8 जो नंबर्स है वो 4 से डिविजिबल है और 2 से डिविजिबल है, इसलिए कैसा है? कंपोजिट नंबर है। ये कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। यानी अब आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि कंपोजिट नंबर शायद समझ में आ गया होगा। और एग्जांपल देते हैं। चलो मान लो आप लेते हैं 2 कोई नंबर्स है, 2 नंबर्स ले लिया। अब 2 नंबर्स के देखिए, 2 नंबर्स 2 से डिविजिबल होगा, 1 से डिविजिबल होगा। क्या 2 को डिवाइड करने वाला दुनिया में और कोई नंबर है? कोई भी दुनिया में ऐसा नंबर नहीं है जो 2 को डिवाइड कर सके। हाँ, इसमें खास बात यह है कि जो 2 है वो 1 से डिविजिबल हो रहा है और 2 से डिविजिबल हो रहा है। हाँ, अब डेफिनेशन आ जाइए। वही डेफिनेशन जो प्राइम नंबर की डेफिनेशन थी, उसमें लिखा था मोर देन, यानी वो नंबर जो 1 से बड़े हो और खुद से डिविजिबल हो और इटसेल्फ से डिविजिबल हो। यानी वही तो यहाँ पे कंडीशन लागू हो रही है। यानी जो दो नंबर्स है, ये 2 से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है, इसलिए इट इज अ प्राइम नंबर। 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 इट इज नॉट कंपोजिट नंबर। इट इज नॉट कंपोजिट नंबर। अच्छा, अब सवाल आता है, क्या 3 देखो 3 से डिविजिबल है और 3 1 से डिविजिबल है, या 3 और किसी नंबर से डिविजिबल है? नहीं डिविजिबल है। तो इट इज अ प्राइम नंबर, नॉट कंपोजिट नंबर। इट इज अ प्राइम नंबर। इट इज अ प्राइम नंबर। इट इज अ प्राइम नंबर। तो बच्चों ये क्या है? यानी जो 3 है वो हमारे पास कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्यों है? क्योंकि जो 3 नंबर्स है वो 3 से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 4। जो हमारे पास 4 नंबर्स है, देखना 4 को, यानी 4 हमारे पास 2 से डिविजिबल है और 4 हमारे पास 4 के 2 फैक्टर्स हो रहे 2 से डिविजिबल है, यानी 2 से केवल डिविजिबल है, यानी 1 से भी डिविजिबल है। अब 4 के 2, यानी यदि हम 4 के फैक्टर्स करें, तो 4 के फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 2। दूसरे वर्ड में हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारे पास कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं, यानी जिनका फैक्टर इस तरह से हो खुद को छोड़ करके, यानी जब उसके फैक्टर करें किसी भी नंबर्स के, तो उस फैक्टर्स में वो नंबर शामिल नहीं होना चाहिए। जैसे 4 के हम फैक्टर कर रहे हैं तो 4 इसमें शामिल नहीं होना चाहिए और 1 नहीं शामिल होना चाहिए। यानी कोई भी ऐसा नंबर जिसके फैक्टर्स 1 से ज्यादा हो, 1 से ज्यादा, 2 आर मोर देन 2 फैक्टर्स हो, यानी वो नंबर्स जिनके फैक्टर्स 2 आर मोर देन 2 फैक्टर्स हो,
टू आर मोर देन टू फैक्टर्स हो, लेकिन कंडीशन ये है कि वो नंबर उसमें शामिल नहीं होना चाहिए और 1 नहीं शामिल होना चाहिए। तो ये 4 एक कंपोजिट नंबर है। अब 4 इज द स्मॉलेस्ट 1 डिजिट कंपोजिट नंबर, यानी 4 जो है स्मॉलेस्ट 1 डिजिट कंपोजिट नंबर है। 4 इज द स्मॉलेस्ट 1 डिजिट कंपोजिट नंबर, 1 डिजिट कंपोजिट नंबर। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि 1 डिजिट कंपोजिट स्मॉलेस्ट 1 डिजिट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार सीबीएसई में आ चुका है। और दूसरा क्वेश्चन और भी आता है, आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन और बताने जा रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन बच्चों ये है कि अब आप हमें ये बताइए कि 2 डिजिट स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। बच्चों स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट 1 डिजिट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर क्या होता है? 10 होता है। यानी 10 जो होता है वो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर होता है। कभी कभी बच्चों क्वेश्चंस में ऐसे भी पूछ दिया जाता है कि स्मॉलेस्ट 1 डिजिट कंपोजिट नंबर और स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करो। तो हम नेक्स्ट में बताएंगे, अगली बार बताएंगे कि कैसे हम लोग एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करते हैं। अब हम आप सभी लोगों को ये पढ़ाएंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी नंबर्स का कैसे किया जाता है। प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी नंबर्स का कैसे करते हैं। इस चैप्टर्स में प्राइम फैक्टराइजेशन यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना नहीं आएगा। सबसे जरूरी है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन क्लास 8th में, क्लास 7th में आप सभी लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना सीखा होगा, और जिन लोगों ने नहीं सीखा है वो लोग इसमें सीखेंगे। चलो जैसे मैं भी कोई भी नंबर लेता हूं, मेरे पास कोई भी नंबर्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नंबर्स ले लेता हूं 72। मेरे पास एक 72 नंबर्स है। इस 72 नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? तो 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन वही पुराना मेथड, लास्ट में 2 है यानी ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा, 36 आ गया। फिर 2 से डिविजिबल होगा, फिर 9 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 3 बचाओगा। यानी ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। यानी ये नंबर जो मेरे पास 72 है, 72 को बच्चों हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 2 बार 2 है और 3 टाइम्स मेरे पास क्या है। तो इसको हम पावर्स के फॉर्म में जब लिखेंगे तो हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 की पावर 3 3 की पावर 2। यानी 2 की पावर 3 क्यों? क्योंकि 2 कितने टाइम्स रिवाइज है? 1 2 3 है ना। तो 2 की पावर 3, 3 कितने बार लिखा है? 2 बार, तो 3 की पावर 2। अब हम लोग ये देख रहे हैं इस चीज में, यानी जो ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। इस प्राइम फैक्टराइजेशन को यदि हम इसका ऑर्डर चेंज कर दें, यदि हम इसका ऑर्डर चेंज कर दें, यानी ऑर्डर चेंज करने का मतलब यानी जो ये प्राइम फैक्टराइजेशन 2 2 2 पहले लिखा है और 3 3 3 बाद में लिखा है, यदि इसको पहले लिख दें और इसको बाद में लिख दें तो क्या कोई इस पर प्रभाव पड़ेगा? इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि दुनिया में कोई भी कंपोजिट नंबर हो और उस कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करने, तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन उसके ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता है। यानी कोई भी दुनिया में कोई भी कंपोजिट नंबर हो और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो वो ऑर्डर पर डिपेंड नहीं करता है। चाहे हम आप इसको ऐसे भी लिख दें
3 इंटू 3 लिख दें और 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख दें, तो ये नंबर्स तो वही इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, है ना, वही एग्जिस्ट करेगी, यानी इसके आर्डर से कोई लेना देना नहीं है। अब इसी व्याप पर हम लोग बात ये करते हैं, यहां से कंक्लूजन क्या निकला, यहां से कंक्लूजन क्या निकला, ये क्या है हमारे पास, ये कंपोजिट नंबर है, ये क्या है हमारे पास, ये कंपोजिट नंबर है। इसका मतलब है यानी इस चीज को हम मैथमेटिकल फॉर्म में, ये जो फॉर्म में, ये मैथमेटिकल फॉर्म में जो चीज लिखी है, यानी इसका मतलब क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन है। ये क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन है। ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन है। इसका मतलब है यहां से कंक्लूजन क्या निकला बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, यहां से निकला कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, अभी मैंने जो बताया था कि एवरी कंपोजिट नंबर का आर्डर चेंज कर दें, चाहे इसको किसी भी फॉर्म में लिख दें, चाहे हम इसे ऐसे लिख दें, चाहे हम इसे आर्डर चेंज कर दें, यानी आर्डर चेंज करने पर भी इसका आंसर तो यूनिक ही होगा, उसका जो आंसर जो होगा वो यूनिक होगा, यानी आर्डर चेंज करने से उसके आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यानी एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी एवरी कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन यानी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो कैसा होता है, यूनिक होता है, यूनिक होता है, यानी इसके अलावा और कोई दूसरा नहीं मिलेगा, इसके अलावा यानी कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन कैसा होता है, यूनिक होता है, कैसा होता है, यूनिक होता है। तो यही इसमें सबसे बड़ी बात थी। तो यानी जो हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है, यही तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, क्या कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन एक्सेप्ट द आर्डर, यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यानी इसी का मतलब होता है, इसी को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो बच्चों फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अभी जो मैंने आप सभी लोगों को बताया वही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। क्या है कि एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed as a product of unique prime factorization, as a product of unique prime factorization, unique prime factorization, unique prime factorization, except the order, except the order, except the order। इसका मतलब अभी जो मैंने आप लोगों को बताया था, कुछ बच्चे समझते होंगे कि सर ये यूनिक क्यों यूज किया जाता है। यूनिक इसलिए यूज किया जाता है, मेरा कहने का मतलब है कि दुनिया में कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक ही होता है, चाहे उसका हम ऑर्डर चेंज कर दें। यानी यूनिक का मतलब उसमें
जो 2 के प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 3 टाइम्स मिलेंगे जरूर आपको। यहाँ पे 3 2 टाइम्स है, वो 2 टाइम्स आपको जरूर मिलेगा, चाहे आप ऑर्डर उसका चेंज कर दें। यही तो इसकी यूनिकनेस, यही तो इसका यूनिक है, इसी को हम लोग यूनिक कहते हैं। यानी एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन एक्सेप्ट द ऑर्डर, यानी ऑर्डर पे ये डिपेंड नहीं करता है। तो ये बच्चों हो गया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ने के बाद आप लोग सीखेंगे कि किसी भी नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। एचसीएफ और एलसीएम, चलो देखते हैं एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम, तो यहां पे लिखेंगे टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम, टू फाइंड HCF and LCM using prime factorization, using prime factorization, using prime factorization। ठीक बच्चों, टू फाइंड HCF एंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका मतलब ये है कि प्राइम फैक्टराइजेशन के यूज के द्वारा HCF और LCM कैसे फाइंड करेंगे। जैसे बेटा मेरे पास कोई भी दो नंबर्स हैं, कोई भी दो नंबर से ले लीजिए और प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा हम निकालेंगे क्या, HCF। जैसे मेरे पास कोई भी दो नंबर्स हैं, जैसे मान लो सपोज कोई भी दो नंबर ले लो, 10 और 15 ले लो। 10 और 15 है, 10 और 15 का क्या निकालना है, HCF निकालना। मुझे क्या निकालना है, HCF निकालना है इसका HCF। तो पहले 10 के हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 × 5 है ना, और यहाँ पे 10 का क्या हो जाएगा, 3 × 5। अब इसका मुझे इन दोनों का क्या निकालना है, HCF। इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ये भी कह सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इन दोनों का मुझे क्या चाहिए, इन दोनों का क्या चाहिए, HCF। तो यहां पे लिख देंगे बच्चों HCF ऑफ 10, 15। HCF ऑफ कितना हो गया, 10, 15। अब इसका HCF कैसे निकालेंगे, यानी हम ये देखते हैं कि इन दोनों में जो कॉमन कौन है, 5, यही इसका HCF हो गया। अब इन्हीं नंबर्स का मुझे यदि LCM निकालना हो तो LCM कैसे निकालेंगे, LCM 10, 15। तो बच्चों LCM क्या होगा, यानी जो कॉमन है वो तो लेंगे, LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। बच्चों यहां पे LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर या लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन फैक्टर या लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। चल, तो अब यहां पे LCM निकालने के लिए ये 5 है, और जो ये दोनों हैं इन दोनों का कोई कॉमन नहीं है तो ये भी ले लेंगे, यानी क्या हो जाएगा, यानी इसका 30 आ गया LCM। कितना आया LCM, 30 आया। लेकिन यहां से कुछ कंक्लूजन निकला होगा, आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। यानी देखो जब मैंने HCF इन नंबर्स का निकाला तो मेरे पास 5 आया, और इन्हीं नंबर्स का जब मैंने LCM निकाला तो 30 आया। तो यानी इसका मतलब है, यानी किसी भी दो नंबर्स या 3 नंबर का HCM निकालें, चाहे 4 नंबर्स का, चाहे 5 नंबर्स का, चाहे 10 नंबर्स का LCM निकालें, LCM हमेशा HCF से बड़ा ही आता है। LCM हमेशा HCF से कैसा आता है, बड़ा आता है। और जब किन्हीं भी 3 नंबर्स का, चाहे 4 नंबर्स का, चाहे 5 नंबर्स का, चाहे 6 नंबर्स का HCF निकालें, वो हमेशा कैसा आता है, छोटा आता है। तो ये कंक्लूजन निकला। तो बच्चों ये LCM और HCF का एक क्वेश्चन हमने आप लोगों को आज बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को एक्सरसाइज कराएंगे, और एक्सरसाइज के अलावा जो भी
अच्छे क्वेश्चंस होंगे, अच्छी वैरायटी के जो क्वेश्चंस होंगे वो हम आप लोगों के लिए ले करके आएंगे। जो एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड में यानी जो आ चुके हैं क्वेश्चन, अच्छे वैरायटी के जो क्वेश्चन है वो भी लेकर के आएंगे। और जो एक्सरसाइज एनसीईआरटी में है, फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1 है, उस एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कराएंगे कंप्लीट। यानी आप सभी लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए, रेगुलर आपको वीडियो मिलेंगे, उनका सॉल्यूशन मिलेगा। किसी भी स्टूडेंट को यदि कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कोई क्वेश्चंस नहीं आता है, वो मेरे चैनल पे कमेंट करें। कोई भी क्वेश्चंस हो मैथ से रिलेट करने वाला, चाहे 12th का हो, चाहे 10th का हो, और चाहे 11th का हो, चाहे जेई का हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।